गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से जो है वो स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल के ऊपर, इंग्लिश बाई विपिन चौधरी के ऊपर। कल तक जो है वो अपन बेसिक पढ़ रहे थे, जो अपना कौन सी चीज़ें जो होंगी वो लैंग्वेज के अंदर किस हिसाब से वेरी करती हैं, किस हिसाब से उनको अपने को पढ़ना होता है। तो वो बेसिक नॉलेज जो है वो अपन देख रहे थे। बेसिक नॉलेज की बात करें तो बेसिक नॉलेज में क्या था कि सबसे पहले अपन ने जो है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। क्लोज पढ़ लिए थे, सेंटेंस पढ़ लिए थे, वर्ड पढ़ लिया था, लेटर्स के बारे में जान लिया था, और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया था, और सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट भी जो है वो अपन ने देख लिया था। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी चीज़ आती है वो आपका आता है वर्ब। अब वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो होगा वो आपका क्या होता है। इसके लिए आपका हिंदी के अंदर एक सिंपल सा डेफिनेशन चलता है कि काम का होना या करना जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यही अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं कि काम का होना या करना जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, सिंपली वर्ब कहलाता है। अब क्रिया जो है वो अपन बेसिक तौर पे दो भागों के अंदर इसको बांटते हैं, यानी कि वर्ब की बात करें तो दो भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। सबसे पहली मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला जो आपका वर्ब का आता है वो आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की यदि अपन बात करते हैं तो सहायक क्रिया के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा जो यहाँ से वर्ब आएगा आपका वो आपका आता है मैन वर्ब। ये दो वर्ब्स अपने पास होती हैं बेसिकली, कि एक तो अपने पास जो वर्ब रहता है वो रहता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और एक अपने पास जो वर्ब रहता है वो कौन सा रहता है, मैन वर्ब। यानी कि एक तो सहायक क्रिया होती है और एक आपकी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को यदि अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपका फ्रेज लिखा इज, और फिर मैं आपका कर देता हूँ रनिंग। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देख पा रहे हो तो सहायक क्रिया जो है वो तो आप कह देंगे कि जी सहायक क्रिया जो है वो आपका लगा हुआ है इज। वर्ब की मैं बात करता हूँ तो वर्ब जो हो गया वो आपका क्या हो गया, रन हो गया। तो यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल अपन उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपका फ्रेज जो है वो लिख दिया कि वॉज, और फिर हो गया रनिंग। इसके अंदर यदि आप देख पा रहे हो तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपका वॉज हो गया, और वर्ब जो आ गया वो आपका क्या आ गया, रन आ गया। तो यहाँ से जब अपन देखते हैं तो होता ये है कि हेल्पिंग वर्ब आपका काम क्या करता है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपको एक्चुअल में ये बताता है कि जो भी आपका एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसका होने का जो है वो टाइम बताने का काम जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब करता है। टाइम बताने का मतलब कि जो भी काम वहाँ पे चल रहा है वो काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर वो काम जो है वो आपका पास्ट के अंदर चल रहा है, या फिर वो जो आपका काम है वो आपका फ्यूचर के अंदर चल रहा है। ये चीज़ें बताने का काम जो है वो आपका करता है कौन, हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब की मैं बात करूं तो मैन वर्ब जो होगा वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में जुड़ के आता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो आइडेंटिटी आपके जुड़ के आएगी उसको तो अपन मैन वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। और जो आपका टाइम को बताता है कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में हो रहा है या फिर आपका पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट के अंदर हो रहा है या फ्यूचर के अंदर होगा या फिर पास्ट के अंदर हो चुका है, तो जो टाइम बताने का काम करता है वो अपने पास कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करता है। तो ये तो बेसिक से आपकी जो कैटेगरी होती है वो आपकी वर्ब की कैटेगरी होगी। आगे चलते हैं, वर्ब के अंदर ही जो है वो कैटेगरीज अभी ले रहा हूँ भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ब की कैटेगरी के अंदर दूसरी जो वर्ब की कैटेगरी आती है उसमें आपका एक तो जो वर्ब होगा वो रहता है फाइनाइट वर्ब। अभी इनको सिर्फ मैं बेसिक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपका वेरी कैसे करती हैं। एक तो आपका रहता है फाइनाइट वर्ब, और एक आपका जो रहेगा वो रहेगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये होते क्या हैं कि आप कहेंगे जी फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगा वो क्या रहता है। यदि मैं बात करता हूँ फाइनाइट वर्ब की, ये आपका फाइनाइट वर्ब जो होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के साथ या फिर टेंस के हिसाब से जो होगा वो चेंज हो जाता है। यानी खुद को जो है वो चेंज कर लेगा, समय के साथ चेंज हो जाएगा, टेंस के साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब की, ये वाला वर्ब जो रहेगा वो आपका सेम रहता है, चाहे आप उसको किसी भी टेंस में यूज़ कीजिएगा, चाहे आप इसको प्रेजेंट में यूज़ करें, चाहे इसको पास्ट में यूज़ करें, चाहे इसको फ्यूचर में यूज़ करें। इसकी जब अपन आगे चलेंगे अपने लैंग्वेज के अंदर तो नॉन फाइनाइट वर्ब की जो है वो तीन कैटेगरीज अपने पास आती हैं।
ठीक है, 3 कैटेगरीज जो अपने पास आएंगे उनके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है आपकी जिरेंड की। दूसरा जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कैटेगरी जो जाता है वो आपका जाता है इन्फिनेटिव का। और तीसरी जो कैटेगरी यहाँ से होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, वो आपका होती है पार्टिसिपल। इनको डीपली जो है वो आगे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जो होंगी वो होती क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं कि जो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगी, यानी कि टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है। इनका जो स्वरूप होता है वो ऐसा का ऐसा रहता है। इनको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका जिरंड, दूसरा आपका रहेगा इन्फिनेटिव, और तीसरा क्या रहता है, पार्टिसिपल। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि जिरंड जो होगा वो एक्चुअल में क्या होता है। जिरंड आपके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म के अंदर आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि जिरंड की जब भी अपन बात करेंगे तो जिरंड जो होगा वो आपके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, आईएनजी। अब आपके लिए एक चीज ये भी है कि जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है, यानी कि क्रिया के साथ में आईएनजी जो लगता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर भी आता है। लेकिन यहाँ से मैं यदि बात करूंगा कि ये जो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे लिखा है, जो आपके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला जो होगा वो यहाँ पे वर्ब का काम नहीं करेगा। इसके अंदर यदि मैं क्वालिटीज की बात करूं तो इसके अंदर क्वालिटीज जो आती हैं वो आपकी इसकी क्वालिटीज रहती हैं। किसकी क्वालिटीज रहती हैं, नाउन की। यानी कि यदि मैं जिरंड की बात करता हूं तो जिरंड के अंदर क्वालिटीज जो रहेंगी वो आपकी नाउन की रहती हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या रहता है, आईएनजी। दूसरे नंबर पे बात आती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव की यदि अपन बात करते हैं तो इन्फिनेटिव अपने पास इस फॉर्म में आएगा, यानी कि 2 प्लस वर्ब का क्या रहता है, फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव जो होगा वो आपका 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम करता है। और इसके बाद में बात आती है आपका पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल भी देखिएगा, या तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, या फिर मैं पार्टिसिपल की बात करता हूँ इसकी, ये वाला जो है वो आपका जो वर्ब्स होती हैं उनके एंड में ईडी लगा हुआ रहता है, कहीं पे वर्ब्स के एंड में जो है वो आपका टी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो आपके सामने आइडेंटिटीज आती हैं ये आपका होता है पार्टिसिपल। जिरेंड क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्वालिटीज नाउन की पजेस करता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और पार्टिसिपल जो होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के तौर पे भी आ सकता है, और वर्ब के साथ में जो है वो आपका ईडी जुड़ा हुआ या फिर वर्ब के साथ में टी जुड़ा हुआ भी आपका आ सकता है। और पार्टिसिपल के अंदर जो आपकी क्वालिटीज पजेस करता है, पार्टिसिपल जो होगा वो आपके सामने क्वालिटीज आपको देता है एक एडजेक्टिव की। समझ गए बात, कहने का मतलब जो आपका पार्टिसिपल रहेगा वो आपको क्वालिटीज देता है एक एडजेक्टिव के, यानी कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब कैसा होगा जो टाइम के अनुसार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब कैसा होता है जो टाइम के अनुसार क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि इसको जब भी अपन सेंटेंसेस के अंदर लिखते हैं तो जो आपका सेंटेंस के अंदर इनको जब भी आप यूज करेंगे, यानी कि इनको जहां कहीं भी लिखा जाएगा तो ये चीजें टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो अपन ले लेते हैं कि ये किस हिसाब से काम करते हैं। मान लीजिए मैं 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपका सेंटेंस लिखा, आई वांट टू स्टडी, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ, इसी को पास्ट में लेके चले जाते हैं सेंटेंस को, आई वांटेड, फिर आपका हो गया टू स्टडी। नेक्स्ट मैं आपका सेंटेंस लेता हूँ, आई लाइक सिंगिंग। और नेक्स्ट मैंने आपका सेंटेंस ले लिया, आई लाइक्ड, फिर आपका हो गया सिंगिंग। ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। पहला क्या था कि आई वांट टू स्टडी, दूसरा मैंने कहा आई वांटेड टू स्टडी, तीसरा मैं कहता हूँ आई लाइक सिंगिंग, चौथा मैं कहता हूँ आई लाइक्ड सिंगिंग। अब यहाँ से देखना कि जो सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं उनके अंदर देखिएगा कि बात करता हूँ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के आधार पर। यहाँ से मैंने आपका लिखा वांट, देख पा रहे हैं, तो कहने का मतलब इसको मैं जो टेंस इसके अंदर आपका यूज हुआ है, ये वर्ब जो है वो आपका प्रेजेंट टाइम को बता रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका लिखा गया है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू स्टडी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्ट्रक्चर आपका 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अभी मैं आपको बता के आया हूँ
कि ये आइडेंटिटी जो है वो आपका क्या होती है, इन्फिनेटिव रहती है। अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस में यदि आप जा रहे हो तो जो आपका वर्ब था, जो फाइनाइट वर्ब, मैंने आपको कहा कि टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, एंड में क्या लग गया, ईडी लग गया। तो अब ये जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये बात जो है वो आपका कहाँ पे जा चुकी है, पास्ट में जा चुकी है। और आगे आप चलते हो तो यहाँ पे देखना, ऊपर वाले में भी जो स्ट्रक्चर था वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, और यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। तो कहने का मतलब इन्फिनेटिव जो होगा उसने टेंस के अकॉर्डिंग जो है, फाइनाइट वर्ब तो चेंज हो गई है, जो फाइनाइट वर्ब थी वो तो आपकी चेंज हो चुकी है, लेकिन जो आपका इन्फिनेटिव था उसने अपने स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं किया। आगे आ जाइए, मैं कहता हूं कि आई लाइक सिंगिंग, फाइनाइट वर्ब की बात करते हो, क्या लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है। आगे चलिएगा, सिंग प्लस जो आपका वर्ब है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अलावा कहीं पे आ रहा है तो वो जिरेंड की तरह काम करेगा। और जिरेंड के अंदर क्वालिटीज जो हैं वो आपका, मैंने अभी आपको बताया है कि जिरेंड जो है वो आपका क्वालिटी पजेस करता है किसकी, एक नाउन की। तो यहां से यदि आप देख पा रहे हो प्रेजेंट के अंदर टेंस लिखा है, ये वाला आपका जिरेंड है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे मैंने लिखा लाइक्ड, यानी कि मैं जो ये वाला सेंटेंस है इसको पास्ट में लेके चला हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका जिरेंड लिखा गया है वो एज इट इज है। यहाँ पे भी मैंने सिंगिंग लिखा था, यहाँ पे भी जो है मैंने क्या लिखा है, सिंगिंग लिखा है। तो कहने का मतलब यहाँ से यदि आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी कैटेगरी में चला गया है, जिरेंड की कैटेगरी में। और जिरेंड की कैटेगरी में जाते ही ये स्ट्रक्चर जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव नहीं करती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो टेंस के अनुसार चेंज करती रहती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो रहती हैं उनका स्ट्रक्चर टेंस के अनुसार चेंज नहीं होता है। एक आपका पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल के अंदर क्वालिटी जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे मैं आपके सामने दो सिंपल से स्ट्रक्चर डाल रहा हूँ, एक तो आपने लिख दिया बार्किंग डॉग्स, ठीक है, और एक मैं आपके सामने स्ट्रक्चर जो सिंपल सा लिख रहा हूँ वो मैंने आपका लिखा बर्न्ट पेपर। देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने आपको कहा कि पार्टिसिपल के अंदर क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव की रहती है, और इसी को जो है मैं आपका फिर से लिख रहा हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के तौर पर। मैंने आपका लिखा बर्निंग, और फिर आपका हो गया पेपर। ऐसे करके मैंने आपके सामने तीन स्ट्रक्चर डाले हैं। फर्स्ट वन क्या हो गया, बार्किंग डॉग्स, सेकंड वन हो गया बर्न्ट पेपर, थर्ड वन हो गया बर्निंग पेपर। यहाँ से देखना, ये वाला जो मैंने बार्किंग लिखा है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ब है, वर्ब के साथ में आईएनजी है, लेकिन वर्ब के साथ में आईएनजी तो जिरेंड में भी होता है। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आगे मैंने शब्द लिखा हुआ है डॉग्स। डॉग्स जो शब्द होगा वो नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम यहाँ पे इस वर्ब ने किया है जो कि आपका लिखा हुआ है बार्क। लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को जो आइडेंटिटी क्वालिफाई करती है उसको लैंग्वेज के अंदर अपन लोग जो है वो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि एडजेक्टिव कौन सी चीज होती है जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है, वो आइडेंटिटी आपका सिंपली क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो है, लेकिन ये एडजेक्टिव बन चुका है। बर्न्ट पेपर, ऐसा पेपर जो जल चुका है। मैंने अभी बताया था कि जो पार्टिसिपल होता है उसका एंडिंग वर्ब के साथ में ईडी या टी जोड़ के किया जाता है। तो ये जो पार्टिसिपल आपका शो करता है, जब भी पार्टिसिपल आपको क्वालिटीज दिखाएगा तो पार्टिसिपल के अंदर क्वालिटीज आपका एडजेक्टिव के जैसे ही होती हैं। यहाँ से मैं बात करूँ तो पेपर ऐसा है जो कि जल चुका है, तो ये बर्न्ट शब्द जो है वो आपका पेपर को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और वैसे यदि इसको रखा जाए तो ये पार्टिसिपल की कैटेगरी में चला जाएगा। बर्निंग पेपर, ऐसा पेपर जो जल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है फिर से, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जिरेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेपर को क्वालिफाई कर रहा है, और पेपर जो है वो नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अपने को एडजेक्टिव की जरूरत होती है, और ये वाला जो आपका शब्द है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो इसको जो है वो आपका पार्टिसिपल कहा जाता है। जिरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब आपका वर्ब का टॉपिक आएगा। यहाँ से सिर्फ सिंपली अपने को इनका बेसिक सा आइडिया लेना है। तो बेसिक सा आइडिया इनका क्या हो गया कि जिरेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, क्वालिटीज जो है वो नाउन की वजह से करता है। इन्फिनेटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेंटेंस के अंदर जब भी आपका आता है तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आता है। और पार्टिसिपल की मैं बात करूं तो पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के अंदर आता है, वर्ब की ईडी फॉर्म के अंदर आता है, वर्ब जो है वो टी के अंदर खत्म हो रहा होगा। तो कहने का मतलब
पार्टिसिपल जब भी आपका काम करेगा तो कोई ना कोई नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा, और नाउन को जो जो आपकी आइडेंटिटी क्वालिफाई करती है उसको अपन लैंग्वेज के अंदर पार्टिसिपल के नाम, एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो पार्टिसिपल के अंदर एडजेक्टिव की क्वालिटीज होती हैं। तो ये मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बता दिया कि ये काम किस हिसाब से करती हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई। आगे आप जाओगे तो आगे मैं जो वर्ब की कैटेगरी आपके सामने वर्ब की कैटेगरी जो आपके सामने ले रहा हूं वो आपकी वर्ब की कैटेगरी होती है ये। एक तो आपके सामने जो वर्ब आएगा वो आएगा इस कैटेगरी का, कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और एक आपके सामने कैटेगरी जो आती है वर्ब की, ये अभी वर्ब की बात चल रही है, सारी की सारी कैटेगरी जो है मैं वर्ब की बता रहा हूँ कि भाई वर्ब आपके सामने किस किस हिसाब से आ सकती है। दूसरी जो आपकी जो आइडेंटिटी आती है वर्ब के अंदर वो आती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एक तो आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। होती क्या है, आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा कुछ क्रियाएं जो हैं वो सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं, और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो अपने बाद में क्या कैरी नहीं करती हैं, ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूँ तो ये वाला जो वर्ब रहेगा इसको जो है वो आपका नीड रहता है, और नीड जो होगी वो आपका किसकी रहेगी, एक ऑब्जेक्ट की नीड रहेगी। यानी कि जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इनका ऑब्जेक्ट की नीड रहती है। और मैं यदि बात करूं तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगी इनको आपका ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से यदि आप देखते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होंगी, सकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट की नीड रहती है। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होंगी जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती है। अब सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लेता हूं। मैंने कहा कि मीरा, और फिर आपका हो गया लाफ्स, ये मैंने आपका ब्लैंक आपको दे दिया। फिर मैं कहता हूं द सन और राइजेस, ये मैं आपका ब्लैंक डाल रहा हूं। फिर से मैंने यहाँ पे ब्लैंक आपका रख दिया। फिर मैं कहता हूं कि दे आर राइटिंग, और फिर मैंने आपका ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। तीन मैंने सिंपल सिंपल से सेंटेंस आपके सामने लिए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट की नीड होगी, इन ट्रांजिटिव के अंदर आपका ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। अब देखना, जैसे मैं यहाँ से पहला सेंटेंस देख पा रहा हूँ तो पहले सेंटेंस में मैंने लिखा है कि मीरा लाफ्स, तो ये वाला जो हो गया वो तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब जो है वो क्या आ गया, लाफ आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे इस वर्ब से कोई भी आइडेंटिटी ऐसी रखने की जरूरत नहीं है कि जो आइडेंटिटी इस वर्ब से अफेक्ट हो रही हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो मैं अगर ना प्लेस करूँ कोई भी आपकी आइडेंटिटी तो भी ये सेंटेंस जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, मैंने कहा कि द सन राइजेज, सूर्य जो है वो उगता है। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की नीड है नहीं पड़ती, तो कहने का मतलब ये सेंटेंस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन चेक कीजिएगा, मैंने कहा कि दे आर राइटिंग, वो लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से आपका एक आंसर आता है, क्योंकि ये वर्ब जो है इसको नीड पड़ेगी कि वो क्या लिख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे आंसर जो है वो यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने ये कहा कि वो लोग जो हैं वो एक लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ से इस सेंटेंस के अंदर ये वाला जो आपका वर्ब रहा, जो मैंने राइट आपका वर्ब है, यानी कि मैन वर्ब की बात करते हैं तो राइट हो गया। राइट को अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है, तो यदि यहां से देखते हैं तो लाफ हो गया, राइज हो गया, ये वाले जो वर्ब हैं वो तो आपके काम करते हैं किसकी तरह, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, यानी कि जिनको अपने बाद में ऑब्जेक्ट का नीड नहीं होता है। फिर मैंने आपका लिख दिया राइट। राइट की मैं जब बात करता हूं लिखना, इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है, तो इसको जो है मैं क्या कह सकता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां से अपना फंडा क्या था समझने का, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने बाद में किसकी जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिनको अपने बाद में जो है वो एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो अपना अर्थ जो होंगी वो सेंटेंस के अंदर कंप्लीट कर देती हैं। तो यही जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है। इसके बाद में आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। अगली जो अपन कैटेगरी लेते हैं वर्ब की, उसके अंदर देखना, एक तो आपका वर्ब जो रहेगा वो रहता है एक्शन वर्ब,
और या फिर इसी वर्ब को जो है वो एक दूसरा नाम और दिया जाता है, डायनेमिक वर्ब। और एक जो आपका दूसरा कैटेगरी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये काम में आने वाली हैं आगे जब आप टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको ये जो चीज़ें हैं वो काम में आएंगी। अभी मैं इनका आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये वर्ब जो होंगी वो काम कैसे करती हैं। तो एक तो मैंने आपका ले लिया एक्शन वर्ब, एक जो है मैं ले रहा हूँ आपका क्या, स्टेटिव वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होता है, या इसी को दूसरा नाम डायनेमिक वर्ब दिया जाता है। और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, इसी ये जो है वो आपका अवस्था को बताती है। स्टेटिव वर्ब का ध्यान रखना कि जब भी स्टेटिव वर्ब की मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो होगा वो कोई ना कोई स्टेट को दिखाता है। स्टेट आपकी चाहे माइंड की हो या आपका कोई ना कोई स्थान की हो। तो कहने का मतलब यदि एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो इसके अंदर क्रिया का चलना दिखाया जाता है, डायनेमिक इसीलिए इसको बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब जो है वो आपका स्टेट को दिखाता है। ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप टेंस पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर स्टेटिव वर्ब्स को नहीं लिखा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो स्टेटिव वर्ब्स जो आपकी आएंगी उनको जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा कि मीरा इज नोविंग माई नेम। ठीक है, और फिर मैं आपका लिखता हूं कन्हैया इज फॉरगेटिंग माई नेम। दो सिंपल से सेंटेंस अपन ने लिए हैं। मैंने आपको कहा कि स्टेटिव वर्ब जो होंगी वो स्टेट को दिखाती हैं, अवस्था को दिखाती हैं। एक्शन वर्ब क्या होती हैं, जिनको अपन डायनेमिक वर्ब कहते हैं, ये आपका कोई ना कोई क्रिया को दिखाती हैं। तो स्टेटिव वर्ब जो होगा, मैंने आपको कहा कि अवस्था को बताएंगे, और जो चीज अवस्था को बताती है, जितनी वर्ब्स उन अवस्था को बताती हैं, इन स्टेट वाली आपकी वर्ब्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये बात आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्टेट को बताएगी जो वर्ब, उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखना क्या माना जाता है, गलत। अब देखना, यहां से मैं कहता हूं कि मीरा इज नोइंग माई नेम, यहां से मैंने लिखा कन्हैया इज फॉरगेटिंग माई नेम। अब देखना, यहां से मैं बात करता हूं कि नोविंग वर्ब मैंने आपका लिखा है आईएनजी फॉर्म बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मीरा जो है वो मेरा नाम जान रही है, इसको अपन कंटिन्यूस फॉर्म में चला दिया है। मैंने कहा कन्हैया इज फॉरगेटिंग माई नेम, आप ये कहते हो कन्हैया जो है वो मेरा नाम भूल रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, ये दोनों जो सेंटेंसेज है कुछ ऑड टाइप के हो जाते हैं। अब मैं इन सेंटेंसेस को यदि तरीके से लिखना चाहूँ वापस, तो ये जो पहला सेंटेंस होगा ये आपका कैसे लिखा जाएगा। मैंने ये कहा कि मीरा नॉज माई नेम, और फिर मैं नीचे वाले को लिख रहा हूँ कन्हैया ऑलवेज फॉरगेट्स माई नेम। अब देखिएगा, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस जो है इनको मैंने वापस लिख दिया, मीरा नोज माई नेम, फिर मैंने लिखा कन्हैया ऑलवेज फॉरगेट्स माई नेम। तो अब इन दोनों सेंटेंस को यदि आप नोटिस करोगे तो नो जो है वो स्टेट को बता रहा है, फॉरगेट जो है वो स्टेट को बता रहा है। काफी सारी वर्ब्स होंगी जिनको टेंस के अंदर अपन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो जो आपकी वर्ब्स स्टेट को बताती हैं उनका आईएनजी फॉर्म बनाना क्या माना जाता है, गलत। ये आपका सही बैठ जाएगा, मीरा मेरा नाम जानती है, कन्हैया जो है वो हमेशा मेरा नाम भूल जाता है। तो नो हो गया, फॉरगेट हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, बहुत सारी वर्ब्स आएंगी। आपका कंसिस्ट हो गया, कंप्राइज हो गया, कंपोज हो गया। ये जो वर्ब्स होती है ये आपकी क्या होती हैं कि जो स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं, और इनको अपन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब, इनको आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अवस्था को बताती हैं, और अवस्था जो होगी वो एक पॉइंट के ऊपर होती है, उसको आप कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं चला सकते हैं। इसके बाद में आपका आगे चलते हैं भाई, वर्ब के अंदर ये आपकी इतनी कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है वो आइडेंटिटी आती है ये ऑब्जेक्ट। अब इसको जो है वो आप लैंग्वेज के अंदर कर्म कहते हो, और इसका डेफिनेशन जो है वो आपका क्या रहता है कि जो आइडेंटिटी वर्ब जो आइडेंटिटी वर्ब के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, वो आइडेंटिटी अपन लोग जो है वो क्या मान के चलते हैं,
ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। अब देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो अपने पास ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आता है वो आपका ऑब्जेक्ट रहता है कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आता है वो मेरे पास आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो 3 टाइप के अपने पास ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक अपने पास जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका रहता है क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। अब यदि सेंटेंस के अंदर वर्ब का इफेक्ट जो है वो एक सिंगल आइडेंटिटी पे पड़ रहा हो, समझ में आ गई बात, तो वो जो ऑब्जेक्ट वहां पे रहता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। यदि दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो सेंटेंस के अंदर दिए हुए हो तो ध्यान रखना इनको पहचानने का एक तरीका होता है। कहने का मतलब यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर एक साथ दिए गए हैं ना, तो सेंटेंस के अंदर आपका इसका जो आंसर रहता है व्हाट का, इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस के अंदर जो आपका वर्ब के बाद में आइडेंटिटी रखी गई है वो यदि आपका इसका आंसर निकल रही है, इसको हिंदी के अंदर कह सकते हैं किसे या किसको, और इसको कहा जाता है क्या। तो कहने का मतलब यदि सेंटेंस में लेते हैं तो क्या का आंसर जो रहेगा वो तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, और किसे या किसको का जो आंसर रहता है वो आपका कौन रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल से सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं कहता हूं कि नेहा gave me a पेन। ठीक है, फिर मैं ये कहता हूं माई फादर गिफ्टेड माई ब्रदर ए मोटरसाइकिल। अब यहां से चीजों को समझना, 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो है ये मैंने आपके लिए लिखा है कि नेहा गेव मी ए पेन, माई फादर गिफ्टेड माई ब्रदर ए मोटरसाइकिल। अब देखना, यहां से मैं बात करता हूं तो नेहा जो है वो तो आपका हो गया सब्जेक्ट, गिव की बात करता हूं तो गिव का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब हो गया। अब देखिएगा, जो आपका देने का काम हुआ है वो आपका मुझे दिया गया है, और क्या दिया गया है, पेन दिया गया है, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। अब मैंने ऊपर वाले आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका बताया था कि व्हाट का जो आंसर रहेगा, क्या का जो आंसर रहेगा वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और किसे या किसको का जो आंसर होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखना, यहां से जो है वो पेन दिया गया है, तो मैं यहां से पूछूं कि क्या दिया गया, तो आपका जवाब होगा पेन। तो कहने का मतलब यदि मैं पेन की बात करूं तो ये तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट। अब पेन जो है वो किसे दिया जा रहा है, देखना किसे या किसको का आंसर जो है वो मी निकल के आ रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका किस टाइप का हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट वन देख लीजिए, माई फादर गिफ्टेड माई ब्रदर ए मोटरसाइकिल। यहां से मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट जो हो गया वो फादर, इसके बाद में वर्ब की बात करते हैं तो गिफ्ट, इसके बाद में देखते हैं क्या गिफ्ट किया गया है भाई, मोटरसाइकिल गिफ्ट किया गया है, किसको गिफ्ट किया गया है, मेरे भाई को। तो क्या का जो आंसर है वो तो ये वाली आइडेंटिटी निकल रही है, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि मैं बात करता हूं किसे या किसको, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ये सीधा सा पहचानने का तरीका आपका हो जाता है यदि सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आपके दिए गए हों। यदि एक ही दिया गया होगा वो तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है हमेशा। अब देखना कि जो पहले वाला सेंटेंस है इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। दूसरे तरीके से लिखने का मतलब, इसी सेंटेंस को वापस अपन रीराइट कर लेते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि नेहा गेव ए पेन टू मी। सेंटेंस वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। तो लेकिन यहां से हो क्या रहा है, सब्जेक्ट तो वो का वो है, वर्ब भी वो का वो है, लेकिन किया क्या गया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको उठा के मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेके आ गया हूं, ऐसा ही कुछ होता है। तो जब भी आपका ऐसा काम करता है कि जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको उठाया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा था ये वाला,
इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ठीक पहले यहाँ पे मुझे एक प्रीपोजिशन का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। ऐसे लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली चल जाएगा। लेकिन यदि आपने क्या किया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया, यानी कि ये वाला जो है इस डायरेक्ट को उठाया और डायरेक्ट को उठा के जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेके आ गए, तो होगा क्या कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा इससे पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन। तो ये तो मैंने आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बता दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का आंसर रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे या किसको का आंसर रहता है। और जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो आपका किसका यूज करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का। इसके बाद में तीसरा बच जाता है, तीसरा आता है आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखना भाई, बात जो है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। होता क्या है, कुछ नहीं होता, इसके अंदर सिंपली जो होगा वो आपका एक स्ट्रक्चर रहता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा कि इसके अंदर सिंपल सा वर्ड आपको शुरू में दिखाई दे रहा होगा, प्रीपोजिशनल लिखा हुआ है। इसके अंदर जो चीज निकल के आ रही है वो आपका प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब भी मैं बात करता हूं कि कोई भी आपका प्रीपोजिशन जब भी रखा जाता है, कोई भी प्रीपोजिशन आपका हो, तो वो जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद में यहाँ पे कोई ना कोई जो होगा वो आइडेंटिटी कैरी करता है, और वही आइडेंटिटी जो है वो आपका कहलाती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात कि प्रीपोजिशन जो होगा वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट कैरी करता है, और वही आइडेंटिटी जो है वो आपका कहलाती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने का जो है वो देख लेते हैं कि कैसे ये चीजें आपका काम करती हैं। जैसे मैं ये लिखता हूं, राहुल वेंट टू जयपुर, ये लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस अपन और ले लेते हैं। मैंने कहा कि माई मदर वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब यहां से देखना, दो चीजें मैंने आपका लिखी हैं। कहने का मतलब पहले सेंटेंस को यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे टू के बाद में जो है वो मैंने आपका नाउन लिख दिया है, ये टू हो गया, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, जयपुर। तो ये जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट कैरी कर रही है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा इसको मैं कहता हूँ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आगे मैं चलता हूँ, माई मदर वेंट टू मार्केट, क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और इसके बाद में मैंने क्या जोड़ा है, मार्केट। तो ये वाली आइडेंटिटी जो हो जाएगी ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी जो आपका प्रीपोजिशन रहता है वो हमेशा अपने साथ में जो है वो कोई ना कोई आइडेंटिटी कैरी करता है, और वही आइडेंटिटी जो रहती है वो आपका कहलाती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अपने बाद में जो होगा वो नाउन को कैरी करेगा, और वही जो आइडेंटिटी बनती है वो आपका क्या कहलाती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसी के अंदर जो है वो आपका लास्ट आइडेंटिटी जो आता है वो आपका आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि कई बार जो है वो अपन चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में वो बंदा जो है उसने वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर उसने जो है वो वहां पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रख दिया है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, जैसे अपन ने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में कौन सी आइडेंटिटी रहती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है। वही जो सेम काम है वो आपका करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे जो बताने का काम होगा, यानी कि जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसको ये डिस्क्राइब देगा, यानी जिसका डिस्क्रिप्शन आपको देता है, तो वो जो आपको आइडेंटिटी होती है, जिस आइडेंटिटी के बारे में बताता है, वो आइडेंटिटी आपका होती है क्या, ऑब्जेक्ट रहती है। अब देखना ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कैसे करता है। सिंपल से सेंटेंसेस ले रहे हैं, जैसे मैंने ये कहा, आई फाउंड द कार्ड asleep on ड्यूटी। ठीक है, फिर मैं कहता हूं, नेहा पेंटेड
हर हाउस ग्रीन। फिर मैंने कहा दे मेड मी फूल। फिर मैं कहता हूँ दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। यहाँ से 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस यदि आप देखते हैं तो आई फाउंड द गार्ड sleeping sorry asleep on duty, नेहा पेंटेड हर हाउस ग्रीन, दे मेड मी फूल, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। आप देखिएगा यहां से मैं बात करता हूं तो ये तो आपका सिंपली सब्जेक्ट हो गया आई। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड लगा हुआ है। पाया जो है वो किसको पाया है? गार्ड को। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कौन हो गया? गार्ड हो गया। अब देखिएगा एस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, ध्यान रखना एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, ठीक है। और इसको जो है वो नाउन से पहले जोड़ के नहीं लिखा जाता है, ये एडजेक्टिव के अंदर आएगा। कहने का मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते एस्लीप बॉय, यानी कि जैसे आपने ये लिख दिया ना, ये लिखना गलत माना जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि इनको नाउन से पहले अपन लोग यूज नहीं करते हैं। तो यदि आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया तो ये आपका ग्रामेटिकली क्या माना जाता है? रोंग माना जाता है। तो पहले सेंटेंस को यदि अपन देखते हैं आई फाउंड द गार्ड, किसको पाया है? गार्ड को। तो गार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। सोया हुआ जो है वो कौन था? गार्ड था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्ड जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो काम करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट वन चेक कीजिएगा। मैंने कहा नेहा सब्जेक्ट हो गया, पेंट वर्ब हो गया। किसको पेंट किया है? हाउस को पेंट किया है। तो हाउस जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, हाउस को कैसा पेंट किया गया है? ग्रीन। तो ग्रीन वर्ड जो है वो आपका क्वालिफाई कर रहा है किसको? हाउस को। तो अब ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाली चीज जो होगी वो आपका क्या होती है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन में आ जाइए। मैंने कहा कि दे मेड मी और फिर हो गया फूल। यहां से देखोगे तो दे तो आपका सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। मैक जो मेक का सेकंड फॉर्म है वो मेड लगा हुआ है, किससे बनाया गया? मुझे बनाया गया। अब देखिएगा फूल यानी कि मूर्ख जो है वो किससे बनाया गया? मुझे। तो ये वर्ड जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब का इफेक्ट इसके ऊपर गिर रहा है, तो ये तो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला शब्द यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला शब्द, ये शब्द आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वन में चलिएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। मैंने लिखा कि दे, फिर आपका आ गया वर्ब इलेक्ट। किसको इलेक्ट किया गया? उसे इलेक्ट किया गया। अब देखना यदि मैं इसकी बात करता हूं तो वर्ब का इफेक्ट निकल के जो है वो कहां जा रहा है? हिम के ऊपर जा रहा है। तो ये तो आइडेंटिटी जो है वो आपका क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट। अब देखना ये जो हिम है वही उनका क्या है? लीडर है। तो जो आपका लीडर जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसी आइडेंटिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि लीडर जो है वो इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है उसी को अपने लैंग्वेज के अंदर क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। फुल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी को डिफाइन कर रहा है। हाँ, जो ग्रीन है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, हाउस को डिफाइन कर रहा है। एस्लीप जो है वो आपका गार्ड को डिफाइन कर रहा है, तो गार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीधा सा फंडा क्या निकल के आता है कि पहली चीज तो ये होती है कि आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट को, कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का काम करता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। ये काम जिस आइडेंटिटी के द्वारा किया जाता है वो आइडेंटिटी आपका क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखना यहां से एक चीज और आप लोगों के सामने निकल के आ रही है, वो क्या है कि यदि मैं इन शब्दों को देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे एस्लीप के लिए मैंने बोला कि एस्लीप शब्द जो है वो आपका यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव। ग्रीन शब्द जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। फूल शब्द जो है वो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। लीडर शब्द जो है वो नाउन हो गया। तो यहाँ से दो चीजें आप लोगों के माइंड में, यहाँ से जो दो चीजें हैं वो क्लिक कर चुकी होंगी। पहली बात तो क्या आ जाती है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रखता हूं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो सेंटेंस के अंदर काम जो कर सकता है वो किसका कर सकता है? एडजेक्टिव का। और या फिर वो जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम करेगा वो वहां पे किसका काम कर सकता है? नाउन का।
ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें आप लोगों के सामने निकल के आ गई कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या काम करता है भाई। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, कौन सी कैटेगरी से आता है, या तो नाउन से आ सकता है या फिर आपका कौन सी कैटेगरी से आ सकता है, एडजेक्टिव की कैटेगरी से। तो ये जो बात होगी वो आपका बेसिक की बात थी कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसे आपका काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपका क्या होता है, किस हिसाब से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, किस हिसाब से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं वो आपका बेस बनाने के काम में आएंगी जब आप आगे पढ़ेंगे, आपके टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ से इन चीजों के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जी सब्जेक्ट कैसे रख दिया, सब्जेक्ट को इतना लार्ज कैसे बना दिया, वर्ब जो है वो कौन सी कैटेगरी से उठ के आ गई, वर्ब जो है वो आपका इनफिनिट जो नॉन फाइनाइट है या फाइनाइट है, वर्ब जो है वो स्टेटिव है या डायनेमिक है, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। तो ये चीजें जो होंगी वो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। तो अब जो है वो आपकी जो शुरू से जो मैंने आपको पढ़ाया था उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वो चीजें अपन लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो स्टार्ट किया था वो आपका क्या था कि वर्ब से। वर्ब जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, काम का होना या करना जो होगा वही आपका वर्ब कहलाता है। बेसिकली दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मैन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब आपको टाइम के बारे में बताता है कि जो काम हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है। टाइम आपका फ्यूचर, प्रेजेंट या पास्ट कोई भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे अपन आए थे तो फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब जो होगा वो टाइम के अनुसार चेंज हो सकता है, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट की तीन कैटेगरी होती हैं, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जिरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करता है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर ईडी या टी के अंदर एंड हो रहा होगा, क्वालिटीज आपकी एडजेक्टिव की रहती हैं। तीसरे के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जब अपन बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि नॉन फाइनाइट टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है, फाइनाइट चेंज होती हैं। टू स्टडी नॉन फाइनाइट है, नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे पास्ट में चला गया लेकिन ये सेम है। यहाँ से मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की है, ये जिरंड है, यहाँ भी जिरंड जो है वो सेम है लेकिन ये चेंज हो गया, क्यों, ये फाइनाइट वर्ब है और ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो आपका नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में आती हैं। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स की विशेषता बता रहा है, पार्टिसिपल हो जाएगा। बर्न्ट पेपर, बर्निंग पेपर, ये जो शब्द हैं वो आपका पार्टिसिपल की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती। उसी हिसाब से मीरा लाफ्स आपका जो वर्ब है वो आपका इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में चला जाएगा। द सन राइजेज इंट्रांजिटिव, दे आर राइटिंग, इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी तो ये जो है वो आपका कैसा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट में अपन ने देखा था कि एक्शन वर्ब यानी कि जो आपका क्रिया का होना दिखाती हैं, स्टेटिव वर्ब जो अवस्था को दिखाती हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब का जो है वो आईएनजी फॉर्म नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट के अंदर अपन ने देखा था ऑब्जेक्ट आपके तीन टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या का आंसर होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका किसी या किसको का आंसर रहता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जब अपन बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या रहता है, प्रीपोजिशन के बाद में आपका अपना ऑब्जेक्ट कैरी करती है प्रीपोजिशन। ये जो होगा वो प्रीपोजिशन अपने बाद में अपने साथ में रखती है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और लास्ट वन जो अपन ने देखा था वो देखा था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट आपका किस हिसाब से काम कर रहा है, कौन है, क्या है। तो इनको जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो या तो आपका एडजेक्टिव हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो अपन ने पढ़ ली हैं, अपना बेसिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से जो है वो अपन लोग अपने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जो है यहाँ से जो है उनको भी इस चैनल को पढ़ने के लिए कहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सहयोग की आशा करता हूँ। चलिएगा, धन्यवाद, कल मिलते हैं।